वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। माय नेम इज मोहम्मद सादिक। इस सीरीज का जो है पार्ट 5 हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। लिस्ट 1 में है नेचर ऑफ सब्सटेंस और लिस्ट 2 में जो है उस सब्सटेंस के या उस पदार्थ के जो है इफेक्ट दिए गए हैं। ठीक है। हालांकि ये पीवाईक्यूज के क्वेश्चन है। 2017 में भी ये क्वेश्चन आया है, 22 में भी आया है। ठीक है, 24 के कई सारे शिफ्ट में जो है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आगे भी जो है चांसेस है, अभी आपके एग्जाम जो है 16 जनवरी तक चलने वाले हैं, तो आ सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी आसान सा क्वेश्चन है, बट हमें हर एक का कीवर्ड जो है मालूम होना चाहिए। देखिए, एलर्जेंस यानी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं या कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे मादे या पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से क्या होती है, एलर्जी हमें होती है। ठीक है। तो जब भी हमारे बदन में एलर्जी होती है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई चीज ऐसी है, ठीक है, उसके खाने की वजह से जो है आपको एलर्जी होती है, तो आपकी पूरी बदन में जो है खुजलाहट शुरू हो जाती है, चुनचुनाहट शुरू हो जाती है। तो एलर्जी के जो कारण जिनकी वजह से जो चीज आपका इम्यूनिटी सिस्टम होता है, ठीक है, उस सब्सटेंस को हम एलर्जेंस बोलते हैं। ठीक है। कार्सिनोजेंस, इनके अंदर वो सारे केमिकल्स आएंगे, वो सारे सब्सटेंस आएंगे जिनकी वजह से जो है कैंसर की बीमारियां हो सकती है। तो देखिए, सी से आप रिलेट कर सकते हो, कार्सिनोजेंस यानी कैंसर। ठीक है, सी से कैंसर भी होता है, सी से कार्सिनोजेंस, ये ऐसे सब्सटेंसेस के अंदर आएंगे जो कैंसर की वजह बनते हैं, यानी जिनकी वजह से कैंसर की बीमारी हो सकती है। ठीक है। फिर इसी तरीके से एक होगा आपका म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस सी को हम 4 से मिलाएंगे। सब्सटेंस दैट कैन डैमेज और अल्टर द जेनेटिक मटेरियल्स, यानी इसके अंदर ऐसे सब्सटेंस आते हैं म्यूटाजेंस कैटेगरी के अंदर, जिनकी वजह से, यानी अगर उन केमिकल को आप कंज्यूम कर लेते हो या उस चीज को जो है किसी भी तरीके से जो है आप खा लेते हो या उसका असर आपके ऊपर पड़ता है, तो उसका असर क्या पड़ेगा, आपकी जो जेनेटिक यानी आपका डीएनए सिस्टम जो है बदल सकता है ना, म्यूटाजेंस वाले सब्सटेंस की वजह से। तो इसमें जो है आपको जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल वर्ड अगर आप याद करोगे तो यम से आप रिलेट कर सकते हो म्यूटाजेंस। अब एक होता है टेराटोजेंस। तो ये क्या है, इसको हम मिलाएंगे, डी को हम मिलाएंगे 2 से, यानी वो सब्सटेंस दैट कैन हैम्पर एम्ब्रायोनिक ग्रोथ, यानी ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एम्ब्रायोनिक ग्रोथ में रुकावट बन सकते हैं। एम्ब्रायोनिक ग्रोथ हम क्या बोलते हैं, पेरेंटल डेवलपमेंट। ठीक है। पेरेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी जब बच्चा जो है माँ के पेट में होता है, तो उस माँ के पेट में जो ग्रोथ होती है बच्चे की ना, डिलीवरी जो है फाइनली वो 9 महीने पे होती है, 4 वीक का बच्चा 6 वीक का है, इस तरीके से हम लोग जो है चीजों को सुनते हैं डॉक्टरों की एडवाइस के मुताबिक। तो वो ग्रोथ जो होती है ना, उस ग्रोथ में रुकावट आ जाती है, बच्चे के अंदर ग्रोथ नहीं होती। तो एम्ब्रायोनिक ग्रोथ का मतलब होता है पेरेंटल डेवलपमेंट। ठीक है। तो यानी इस चीज की वजह से जो है एम्ब्रायोनिक ग्रोथ में रुकावट बन सकती है अगर टेराटोजेंस वाले सब्सटेंस को हम कंज्यूम करते हैं या उनका असर हमारे ऊपर पड़ता है। क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, लेकिन हर टर्म को जो है आपको याद रखना है। एलर्जेंस जिसकी वजह से आपको आपके अंदर एलर्जी होगी, जब एलर्जी होगी तो आपका पूरा इम्यूनिटी सिस्टम जो है क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। कार्सिनोजेंस ये कैंसर की वजह बनेंगे, म्यूटाजेंस ये डीएनए यानी आपका जेनेटिक मटेरियल जो है ये बदल सकते हैं, टेराटोजेंस ये एम्ब्रायोनिक ग्रोथ से जो है रिलेट करता है। चलिए, क्वेश्चन 2। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सपोर्टेड द आइडिया ऑफ। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने जो है किस आइडिया को जो है सपोर्ट किया है? क्या वो जो है साइंस ओनली एजुकेशन, यानी ऐसा एजुकेशन मतलब जो सिर्फ साइंस में हो, इस चीज को सपोर्ट किया है, या फ्रेगमेंटेड रिसर्च को सपोर्ट किया? फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा टुकड़ा, ठीक है, छोटे छोटे हिस्से में जो चीज बटी हुई होती है उसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जो है छोटे छोटे रिसर्च या टुकड़े में बटी हुई रिसर्च, है ना, या फिर इस तरीके से अनक्वालिटी वाली रिसर्च को जो है सपोर्ट किया है। फिर यहाँ पे वर्ड है सीग्रेटिंग ह्यूमैनिटीज एंड साइंस। तो ह्यूमैनिटीज हमारी जो फील्ड होती है वो आर्ट की होती है, साइंस जो साइंस विज्ञान की फील्ड होती है, क्या इन दो फील्डों को अलग करने की बात की है? सीग्रेशन करना मतलब दो टुकड़ों में बांटना, अलग करना। तो ये क्या इस चीज को सपोर्ट किया है? नहीं, बल्कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जो है रिगर्स स्पेशलाइजेशन को जो है सपोर्ट किया है, इस चीज पर जोर दिया है। रिगर्स का मतलब होता है कठोर यानी सख्त, और स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज में जो है हम स्पेशल हो रहे हैं।
तो इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमें क्या करना है, होलिस्टिक एजुकेशन को डेवलप करना है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को डेवलप करना है, यानी आर्ट फील्ड के जो स्टूडेंट है वो साइंस में जा सकते हैं, साइंस के जो बच्चे हैं वो आर्ट फील्ड में आ सकते हैं। तो इन फील्डों में जाकर वो अपनी स्पेशलाइजेशन जो है कर सकते हैं, ठीक है। रिगर्स स्पेशलाइजेशन यानी स्पेशलाइजेशन जो है आप कर सकते हो किसी भी फील्ड में जाकर, किसी भी किस्म की हैम्परिंग, कोई रुकावट जो है नहीं है। तो ऑप्शन को देखते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होते हैं उन्हीं को हमें चूज करना पड़ता है इस तरीके के आंसर में, और एनटीए ने भी जो है यही आंसर दिया है। क्वेश्चन 3, इन विच टाइप ऑफ असेसमेंट डू स्टूडेंट मेजर देयर ओन प्रोग्रेस अगेंस्ट देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस। ठीक है, देखिए अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ के माना में भी हम यूज करते हैं, और इसको कंपैरिजन यानी मुकाबले के माना में भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं किस तरीके के असेसमेंट में स्टूडेंट जो है अपनी खुद की प्रोग्रेस अपनी प्रीवियस, ठीक है, यानी अपनी उसकी जो पास्ट की प्रीवियस परफॉर्मेंस थी उसके मुकाबले में क्या करता है, कंपैरिजन करता है एक्सटर्नल क्राइटेरिया या पीयर्स के मुकाबले के बजाय। तो इसको आप कैसे समझोगे? इसको आप सिर्फ इस तरीके से समझोगे जैसे आप पहले बैचलर में थे, ठीक है, आप पहले बीए में थे, तो बीए में आपका स्पीकिंग लेवल क्या था, यानी आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस जो है आपके लैंग्वेज में यानी इंग्लिश स्पीकिंग में क्या थी। अब आप मास्टर में आ गए हो, तो अब मास्टर में आपका इंग्लिश का लेवल क्या है, यानी पिछली प्रीवियस परफॉर्मेंस के मुकाबले में मास्टर के अंदर आपका स्पीकिंग लेवल जो है वो जरूर इंक्रीज हुआ होगा। तो जब इस तरीके से चीजों को आप चेक करते हो या कंपैरिजन चेक करते हो कि पहले तो मुझे ये चीज नहीं आती थी, पहले मैं बिल्कुल नहीं बोल पा रहा था, लेकिन अब मैं बोल पा रहा हूं या बोल पा रही हूं, तो इस तरीके के असेसमेंट को हम कौन सा नाम देते हैं, इप्सेटिव असेसमेंट। ठीक है, बाकी पीयर असेसमेंट क्या होता है, जहां पर साथी आपका इवेल्युएशन आपका असेसमेंट करते हैं। जैसे क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो आप कह सकते हो कि भाई मैंने ये चीज लिखी है या मैंने ये काम किया, आप मेरा थोड़ा सा चेक कर लो। तो वो जो पीयर्स होंगे, है ना, वो कैपेबल पीयर्स होंगे, ठीक है, एबल पीयर होंगे, वो समझदार होंगे, ठीक है, आपके मुकाबले में उनकी नॉलेज अच्छी होगी, तो वो आपकी राइटिंग को, आपके लिखे हुए कंटेंट को चेक करके बता देंगे कि आपका इवेल्युएशन या असेसमेंट जो है वो किस तरीके का है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो ड्यूरिंग द टीचिंग होता है, जहां पर आपकी लर्निंग को इनहांस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए जो है क्या किया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। सबमेटिव असेसमेंट ये वह असेसमेंट होता है जैसे आपका जो सेमेस्टर का एग्जाम होता है, फाइनल जो एग्जाम होता है वो आपका सबमेटिव असेसमेंट होता है। चलिए, क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो इसमें कौन सा ऐसा स्टेटमेंट हुआ, तो अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो काफी विजिबल ऑप्शन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो बी एंड सी को देखोगे, ये कन्वर्जन का जो है क्वेश्चन है, सम वाली स्टेटमेंट को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, कन्वर्जन कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी सी यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। Question 5. Which of the following social science have contributed much to the knowledge of mass communication? Following में से कौन सी सोशल साइंस ने, यानी सोशल साइंस की कैटेगरी में से किस सब्जेक्ट ने जो है मास कम्युनिकेशन के नॉलेज में जो है कंट्रीब्यूशन किया है, यानी योगदान दिया है, ज्यादा से ज्यादा मदद की है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि सोशल साइंस का वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसने मास कम्युनिकेशन की नॉलेज में जो है इजाफा किया है, यानी मास कम्युनिकेशन की नॉलेज में जो है योगदान दिया है। तो आप अगर पढ़ोगे एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल मेडिसिन एंड डिफेंस स्टडी, तो ये मेडिसिन वगैरह जो है आपके सोशल साइंस में नहीं आती हैं, बहुत कम आती हैं, ठीक है। और तो ऑप्शन बी एंड सी जो है ये इसका सही आंसर। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है कि जहां पर हम ह्यूमन की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी होती है ह्यूमन की। तो आप खुद सोच लो कि यानी बहुत सारे ऐसे एंथ्रोपोलॉजी के जो है मॉडल्स हैं, बहुत सारी ऐसी थ्योरी होती है जो ह्यूमन से रिलेट करती है, वो मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में या मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है। सोशियोलॉजी में क्या है कि जहां पर हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं, समाज की स्टडी करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से। साइकोलॉजी क्या है कि जहां पर हम ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ह्यूमन के दिमाग की स्टडी करते हैं, साइको की हम स्टडी करते हैं। तो यानी ये तीन ऐसा सब्जेक्ट है जो मास कम्युनिकेशन के लोगों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। बहुत सारे सोशियोलॉजी के मॉडल्स हैं जो मास कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, एंथ्रोपोलॉजी के मॉडल्स हैं जो यूज होते हैं। तो इनका मकसद यही होता है कि मास कम्युनिकेशन के बच्चों के ऑल राउंड जो है उनको नॉलेज दी जाए, ताकि वो अच्छे से मास कम्युनिकेशन की चीजों को समझ सके, और जिस भी एतबार से, जिस सोसाइटी में, जिस भी ह्यूमन के बारे में उनको कम्युनिकेशन करना है, वो आसानी से जो है कर सके।
ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका जो है सही आंसर होगा। यहाँ पे आंसर जो है गलत हो गया है, ए बी एंड सी। ठीक है, यही इसका जो है सही आंसर है। बाई मिस्टेक यहाँ पे 3 हो गया है, तो इसको 4 कर लीजिएगा। ए बी सी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 6, द अप्रोच इन विच रिसर्चर यूज द एग्जिस्टिंग डेटा टू क्रिएट ग्रुप्स फॉर कंपैरिजन इज कॉल्ड। ये थोड़ा सा टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन है, बट काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि वो अप्रोच जिसमें रिसर्चर जो है एग्जिस्टिंग डेटा को यूज करता है। एग्जिस्टिंग डेटा मतलब ऐसा डेटा जो पहले से है, जो पहले से हो चुका है, मौजूद है आपके पास। टू क्रिएट ग्रुप फॉर कंपैरिजन, एग्जिस्टिंग डेटा को यूज करता है ग्रुप बनाने के लिए। और ग्रुप किस वजह से बनाएगा? कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो सिंपल सी बात है, ये है ईएक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो ईएक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को जो है हम क्या बोलते हैं? आफ्टर द फैक्ट बोलते हैं। ठीक है, हम इस रिसर्च को जो है आफ्टर द फैक्ट रिसर्च का नाम भी देते हैं। इसी तरीके से हम इसको नॉन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, इसको हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का भी नाम देते हैं। तो ये कुछ कभी कभी जो है ना, इन नामों से भी जो है क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये चीज जो है हमें मालूम होनी चाहिए। इसको जो है हम कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च का भी नाम देते हैं। तो यानी ईएस पोस्ट फैक्टो रिसर्च के जो है कई सारे जो है नाम होते हैं। तो ईएक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब क्या है? देखिए, इसमें क्या होता है कि हम वेरिएबल के दरमियान जो है मैनिपुलेशन सेम टाइम पे नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, होने के बाद जो हमें इफेक्ट दिखता है, जो फैक्ट दिखता है, उस चीज की हम स्टडी करते हैं। यानी यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन नहीं करते, बल्कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पीछे का रीजन हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीज क्यों हुई है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप गाड़ी से जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट होने के बाद जो इफेक्ट आपके ऊपर नजर आया, इफेक्ट क्या आएगा? एक्सीडेंट की वजह से आपका जो है हाथ पैर जो है टूट गया है। अब हमारे सामने हमें क्या नजर आ रहा है? आपका जो हाथ पैर टूटा है वही हमें नजर आ रहा है। अब जब इस इफेक्ट को देखकर हम स्टडी करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि आखिर आपका एक्सीडेंट क्यों हुआ था। अब जो ये क्यों वाली चीजों को हम एक्सप्लोर करेंगे ना, तो इसी में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जानने की कोशिश करेंगे। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपकी बाइक ही बनेगी कि क्यों आपके बाइक, मतलब कैसे आपकी बाइक लड़ी, आपके बाइक में क्या कमी थी या क्या रीजन था, या वहां का इन्वायरमेंट क्या था कि जिसकी वजह से वो काम हो गया है और हमें वो इफेक्ट, आपका हाथ पैर टूटना जो है वो हमें दिखने में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 7, रीना वांटेड टू ईट एन आइसक्रीम, शी टुक आउट अ फोन नंबर ऑनलाइन। कह रहे रीना जो है आइसक्रीम खाना चाहती है, उसने ऑनलाइन एक फोन नंबर निकाला। शी रिपीटेड द नंबर ओवर एंड ओवर अगेन वाइल डायलिंग। वो क्या कर रही है? नंबर को बार बार जो है डायल करते वक्त जो है रिपीट कर रही है। आफ्टर ऑर्डर वाज डिलीवर्ड, तो ऑर्डर के डिलीवर होने के बाद वो नंबर भूल गई है। तो ये कौन सी मेमोरी की जो है एग्जाम्पल होगी? तो सबसे अच्छा ऑप्शन है, आपको मालूम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी हम उस मेमोरी को बोलते हैं जहां पर जो है इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में कुछ ही समय तक, कुछ ही वक्त के लिए जो है रहती है, उसके बाद फौरन भूल जाती है। ये हमारे साथ भी होता है कि आपके मम्मी पापा अगर आपसे कोई बात कहते हैं, आपका भाई कहता है, आपकी सिस्टर्स अगर आपसे कोई भी बात कहते हैं, तो वो कुछ सेकंड के लिए रहती है या कुछ मिनट के लिए रहती है, फिर वो बात हमारे माइंड से जो है, हमारे जहन से जो है निकल जाती है ना। इस तरीके की चीजें क्लासरूम में हम बच्चों के साथ होती है ना, आप लोगों के साथ भी होती होगी। तो इस तरीके की चीजें आप समझ सकते हो, ऐसी मेमोरी को हम शॉर्ट टर्म मेमोरी का नाम देते हैं। बाकी ये साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव है, जो कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, इस तरीके के बहुत सारे हैं। अभी तो ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसके बाद जो है मैं एक एक चीजों को जो है बाई थियोरेटिकल वे में जो है इस चीज को मैं क्लियर करूंगा। बट हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 जो है, सॉरी, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 को हम देखते हैं। ये दो मेमोरी जो है ये क्या होती है? ये देखिए, सेंसरी मेमोरी की जो है टाइप्स होती है। सेंसरी मेमोरी हम उन मेमोरीज को बोलते हैं जहां पर हम चीजों को देख सकते हैं, है ना, सुन सकते हैं। मतलब जितनी भी चीजें हमारे सेंस में आती है, 5 चीजें आती हैं, आंख है, नाक है, ठीक है, इसी तरीके से कान है, मुंह है, टच है, ये सारी चीजें हमारी सेंस में आती है। और ये दो मेमोरी भी हमारे सेंस से ही रिलेट करती हैं। इकोहिक मेमोरी, तो जैसे हम लोग अगर माइक का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से इको निकलता है, तो बस आप इसको ये समझ लो कि यह चीज जो है सुनने से रिलेट करती है। स्टोर ऑडिटरी इंफॉर्मेशन फॉर सेवरल सेकंड इज द एबिलिटी टू टेम्परेरी स्टोर एंड रिकॉल साउंड दैट हैव बीन हियर्ड। यानी जैसे अगर मैं आपसे कोई भी बात कहता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ, तो आप उस चीज को जो है टेम्परेरी तौर पे जो है आपके माइंड में वो चीज स्टोर रहती है, कुछ ही टाइम के लिए, कुछ ही सेकंड के लिए।
ऐसा हमेशा हम लोगों के साथ होता रहता है। अगर कोई बात आपसे कही जाए तो हो सकता है वो बात आपके माइंड में 1 मिनट तक रहे, 1 सेकंड तक रहे, है ना, या 1.5 मिनट तक रहे, या 40-50 सेकंड तक रहे, फिर उसके बाद वो चीज आपके माइंड से जो है निकल जाती है। तो ऐसी चीजों को हम, ऐसी मेमोरी को हम इकोइक मेमोरी का नाम देते हैं। आइकॉनिक मेमोरी क्या होती है? जो विजुअल से रिलेट करती है, देखने से रिलेट करती है, जहां पर हम कुछ सेकंड के लिए या 1 सेकंड के लिए विजुअल इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, व्हेन यू सी अ कार पासिंग बाय ऑन द हाईवे, योर आइकॉनिक मेमोरी क्रिएट्स अ विजुअल इमेज ऑफ द कार इन योर माइंड। आप हाईवे पे जो है एक गाड़ी को जाते हुए आपने देखा, तो जो कि आपके पास से गुजर रही थी, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो कार आपके माइंड में क्या हो गई, स्टोर हो गई। यानी कार का कलर क्या है, कार का मॉडल क्या है, इस तरीके की चीजें जो है जो सम टाइम के लिए आपके माइंड में जो है हो गई है, जो विजुअल चीजों को देखकर आपने ये काम किया है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो आइकॉनिक मेमोरी में यूज होती है। आइकॉनिक मेमोरी एंड इकोइक मेमोरी आर बोथ टाइप ऑफ सेंसरी मेमोरी दैट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर अ ब्रीफ टाइम। यानी एक मुख्तसर टाइम के लिए, ठीक है, एक छोटे से टाइम के लिए जो है इंफॉर्मेशन इन मेमोरी में स्टोर होती है। चलिए क्वेश्चन 8 है। यहाँ पे कंसेप्ट लिस्ट वन में कंसेप्ट है, लिस्ट टू में उसका रिलेटेड मीडियम दिया गया है। अटेंशन इकोनॉमी, नैरो कास्टिंग, सिंक्रोनस ऑडियंस एंड पिक्यूलियर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। देखिए, अगर नैरो कास्टिंग टर्म हमने आपको बताया, अगर आपको याद हो, नैरो का मतलब होता है तंग, कास्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को जो है आप टेलीकास्ट करके जो है कहीं तक पहुंचाते हो। लेकिन वर्ड में अगर नैरो लग गया तो इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो है किसी एक स्पेसिफिक ऑडियंस को या किसी एक स्पेसिफिक माध्यम से या मीडियम से जो है हम क्या करते हैं, चीजों को पहुंचाते हैं। तो बी को हम मिलाएंगे यहाँ पर 4 से, क्योंकि एफएम रेडियो जो है ना, 2000, 2004, 2005 के अराउंड का अगर आप पीरियड देखोगे तो सबके पास जो है रेडियो नहीं था, है ना। और रेडियो से जो इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचाई जा रही थी वो एक केबल के जरिए पहुंचाई जा रही थी। आज के दौर में हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास सब कुछ है, फौरन हम चीजों को देख लेते हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन उस जमाने में जो है केबल के जरिए ही रेडियो से इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती थी, और जिनके पास रेडियो होती थी सिर्फ उसी को इंफॉर्मेशन मिलती थी, बाकी सबको नहीं मिल पाती है। तो अटेंशन इकोनॉमी को हम इंटरनेट नेट से जो है रिलेट करेंगे। नैरो कास्टिंग जो है एफएम रेडियो होगा, और सिंक्रोनस ऑडियंस जैसे पब्लिक स्पीच जो है, ठीक है। और इसी तरीके से डी को टू से रिलेट करेंगे, पिक्यूलियर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। पिक्यूलियर का मतलब क्या होता है, यूनिक, ठीक है, यानी एक मखसूस शक्ल प्रेजेंटेशन की जो कि टेलीविजन के जरिए आपको दिखाई जाती है या बताई जाती है। चलिए क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के सिलसिले में या क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपको बताना है कौन सा एक नेगेटिव फीडबैक है, यानी एग्जांपल है नेगेटिव फीडबैक की। तो ऑप्शन वन जो है यही इसका निगेटिव है, ओशियन रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। देखिए ओशियन जो है ना वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव नहीं करता, ऑब्जर्व एक वर्ड यूज होता है, ठीक है, और रिमूव दोनों में बहुत फर्क होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से जो है ऑब्जर्व करता है, यानी अपने अंदर जो है ऑब्जर्व कर लेता है, घुला मिला देता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है ये होगा। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे 2, 3, 4 ये सही है, क्योंकि जैसे गर्मी बढ़ती है तो वाटर वेपर भी बढ़ता है, यानी वाटर वेपर जैसे पानी की जो भाप होती है उसको हम वाटर वेपर बोलते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उसकी वजह से एयर में वाटर वेपर भी बढ़ता है, और जब वाटर वेपर बहुत ज्यादा बनेगा तो उसकी वजह से क्लाउड बनेंगे, और जब क्लाउड बनेगा तो उससे बारिश होती है, ठीक है। स्नो कवर लॉस, कह रहे हैं कि बर्फ की अगर परत जो होती है उसकी कवर जो होती है लॉस हो रही है, ठीक है, और या बर्फ की चट्टान जो है पिघल रही है, तो उसकी वजह से सूरज की रिफ्लेक्शन यानी उसकी जो रोशनी है उसमें भी क्या होगी, रिडक्शन होगा, उसके अंदर भी जो है कमी आती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, जियोग्राफिकल प्रोस्पेक्टिव से अगर इस चीज को जो है हम देखेंगे या पढ़ेंगे तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। ग्लोबल टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखिए ओशियन हमने पढ़ा है कि ये कार्बन सिंक का काम करते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ऑब्जर्व करते हैं। CO2 डिसोल्व इनटू सी वाटर, ठीक है, यानी समुद्र का जो पानी होता है या जो ओशियंस होते हैं उसमें CO2 क्या हो जाता है, डिसोल्व हो जाता है, घुल मिल जाता है। colder part of the ocean observe more carbon dioxide than warmer part because CO2 is more soluble in cold water। अब यहाँ पे दो चीज आपको याद रखना है कि ओशियन का जो पार्ट जो है कोल्ड वाला होता है, ठीक है, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है आसानी के साथ या ज्यादा जो है ऑब्जर्व होती है बिल मुकाबिल वार्मर पार्ट के। जबकि वार्मर पार्ट जो है वो CO2 को क्या करता है, एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर देता है, ठीक है, क्योंकि वार्मर वाटर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व
वो नहीं कर सकते। तो समुंदर का जो गर्म वाला हिस्सा होता है या ठंडे वाला जो हिस्सा होता है, ठंडे वाला जो है वो ज्यादा ऑब्जर्व करता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करता है, बल्कि वार्मर पार्ट जो होते हैं वो CO2 को रिलीज कर देते हैं वापस एटमॉस्फेयर के अंदर, क्योंकि उनके अंदर CO2 डिसोल्व होने की जो है कैपेबिलिटी नहीं होती, उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है। तो ये एक पॉइंट वाली चीज है, आप इस चीज को जरूर याद रखो, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही हमारी तैयारियां बहुत अच्छी होती हैं, बहुत बेहतर होती है, और आगे के एग्जाम में जो है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो आज की क्लास को जो है यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें, ठीक है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।